नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर ज्योति अरोड़ा G SSS साकरस नूह में पीजीटी केमिस्ट्री। आज आपका इस एजुसेट प्रोग्राम में सभी बच्चों का स्वागत है। हम आज स्टार्ट करेंगे अपना 11th क्लास का जो हमारा चैप्टर 7 चल रहा था इक्विलिब्रियम का, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज। तो अभी तक हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या किया था। इक्विलिब्रियम हमने देखा, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जो है वो A+D, अगर कोई भी आपके रिएक्टेंट्स हैं इक्विलिब्रियम विद C+D, C एंड D, द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो था, जो हमने किया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमने किया था, दैट वाज C⁻⁴ इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर हम इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी हम लगा देते हैं तो, और उसके बाद D⁻⁷ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय इनिशियल जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है A⁻⁴ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, D⁻⁴ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। उसके बाद हमने किया था कि ये जो हमारा कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर, ये होता है Kc⁻T⁴ जो कि हमारा इस इक्वेशन से हम इसको डिराइव करते हैं PV = nRT। उसके बाद हमने देखा कि जो अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में अगर हम K निकालना चाहें तो इट इज e⁻⁻ एक्सपोनेंट ऑफ -ΔG0/RT। Then we studied about the reaction quotient, that is QC. If QC is greater than Kc, then backward reaction will take place. QC is equal to Kc, no net reaction, and then QC is less than Kc, then the forward reaction will take place. And what is QC? QC is the equilibrium constant at any point of time, and Kc is the equilibrium constant at equilibrium point. Okay. Now we will learn today about the Le-Chatelier principle. It is a very important principle, and we have to learn the statement also, and we have to understand the principle and the effect of changes of different things. First हमारे पास आता है what is Le-Chatelier principle. It gives a qualitative prediction about the effect of a change in conditions on equilibrium. ये कहता है कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है इक्विलिब्रियम, ठीक है, A in equilibrium with B, A+B in equilibrium with C+D, any reaction in equilibrium. If we change the any you can say constant or any condition, if we change the pressure, if we change the temperature of the reaction, if we add some reactant, if the more product will be formed, so any of the changes if occurs in the equilibrium reaction, then equilibrium जो है हमारी जो रिएक्शन है वो उसको क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपने मूड में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर पढ़ाई करते करते अगर कोई भी हमारा क्या करता है, उसको हमको डिस्टर्ब करता है, तो हम क्या करते हैं, उसको काउंटर एक्ट करते हैं ना, कि यार मुझे पढ़ाई करने दे, ऐसे मत करो, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करो आप। इस तरीके से हम काउंटर एक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या हम ज्यादा कंसंट्रेशन लगाने की उस टाइम पे कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से एक रिएक्शन के साथ भी यही है। अगर वो रिएक्शन में अगर हमने कोई चेंज किया, टेम्परेचर का, प्रेशर का, कॉन्सेंट्रेशन का, वॉल्यूम का, नंबर ऑफ मोल्स का, कैटलिस्ट का, इनर्ट गैस का, कुछ भी हमने उस रिएक्शन में, कॉन्टिन्यूअस रिएक्शन में चेंज करने की कोशिश की इन इक्विलिब्रियम, तो वो जो रिएक्शन होगी उसको क्या करेगी, उस इफेक्ट को, जो भी हमने उसमें चीज चेंज करने की कोशिश की, उसको क्या करेगी, अपोज करने की कोशिश करेगी। और अपोज करने के बाद वो क्या करेगी, उसको वापस से कुछ ऐसा करेगी कि वो वापस से उस इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको कोई पढ़ाई करते हुए डिस्टर्ब करता है, तो वापस से मोमेंटम बनाने के लिए यू डू समथिंग, यू डू नंबर ऑफ थिंग्स, यू ट्राई टू रीड इट अगेन, या जो भी हमने जो पहले किया है उसको रिवाइज करेगी कि हमें नया भी नहीं समझ में आ रहा है। सो वी डू समथिंग सो दैट वी विल बी बैक टू दैट रिदम, वी विल बी बैक टू दैट इक्विलिब्रियम। समझ में आई? अब जैसे एक और मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि अगर हमारे पास हमने सब्जी बना रहे हैं, सब्जी बनाई, तो अब सब्जी बनाते बनाते हमें लगा कि इसमें पानी कम हो गया है, हमने पानी डाला। अब हमने पानी डाला, सब्जी बन रही है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जब सब्जी बिल्कुल तैयार होने वाली है, दैट इज एन इक्विलिब्रियम, हमने ये सपोज कर लिया। अब क्या हुआ, हमने उसमें पानी डाल दिया, पानी डाल के क्या हुआ, उसका इक्विलिब्रियम बिगड़ गया सब्जी का। तो अब हम क्या करेंगे, उस पानी का जो इक्विलिब्रियम बिगड़ा है उसको हमें ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको टेम्परेचर दे देंगे, गैस तेज कर देते हैं, ताकि वो जो पानी है वो उसके अंदर घुल जाए, अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। तो वी डिड सम चेंज,
हमने कुछ पहले चेंज किया, क्या चेंज किया, हमने पानी डाल दिया एक्स्ट्रा जो कि उसको जरूरत नहीं थी। उसके बाद हमने क्या किया, उसको उस रिएक्शन की वो जो उसके अंदर रिएक्शन हो रही है उसने उसको रेजिस्ट किया। अब हमने उसको क्या किया, उसको ठीक करने के लिए उसको हमने उसी वापस इक्विलिब्रियम में लाने के लिए व्हाट वी डिड, वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर। गैस तेज कर दिया, गैस तेज करने से व्हाट हैपेंड, वो जो पानी है धीरे धीरे उसमें सब्जी जो है वो घुलने लग जाती है। So by doing this, we can get back to the equilibrium. Okay? This is what the Lee-Chatelier principle said. It is a qualitative. Quality बताता है, quantity नहीं बताता है. तो what it states that a change in any of the factors that determine the equilibrium conditions of a system. Factors कौन-कौन से हो सकते हैं? Temperature, concentration, pressure, inert gas addition, temperature, catalyst. These are some of the equilibrium conditions which affect. These are some of the factors which affect the equilibrium. Okay, of a system will cause the system to change in such a way so as to reduce or to counteract the effect of the change. ठीक है, यही वो बोल रहा है कि अगर कोई भी चीज हमने एक्स्ट्रा डाली, हमने इनमें से कुछ भी चेंज किया, तो सिस्टम जो है उसको वापस गेट बैक टू द नॉर्मल पोजीशन करने की कोशिश करेगा बाय डूइंग समथिंग, बाय डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, बाय डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस, बाय गोइंग द रिएक्शन इन बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एंड वही जो है वो हमको कौन बताता है, ली चेटिलियर प्रिंसिपल, कि हमने कुछ भी अगर इसमें चेंज किया तो किस प्रकार से, किस टाइप से जो है रिएक्शन आगे जाएगी, पीछे जाएगी, व्हाट विल हैपन टू द रिएक्शन एंड टू काउंटर एक्ट, टू गेट बैक टू द नॉर्मल, व्हाट इट विल डू, हाउ द रिएक्शन विल गो। ओके, so it is applicable to all the physical and chemical equilibria. The chemical और physical equilibria सबके बारे में। So this is what Lee-Chatelier principle, that it basically resist the change we do in the equilibrium, and अब resist तो कर दिया उसने, but how it will do that, it will change when we change the conditions. It will, what it will do, it will change the direction of the reaction so as to resist that change. Okay, so this is what Lee-Chatelier principle is. Now one by one we will see that if the concentration changes, what will be the effect, how the reaction condition, how the reaction rate, or the you can say the direction of the reaction changes. प्रेशर से क्या फर्क पड़ेगा, किस तरीके से रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड होगी, इनर्ट गैस एडिशन से क्या फर्क पड़ने वाला है, टेम्परेचर चेंज से क्या फर्क पड़ने वाला है, एंड कैटलिस्ट के एडिशन से क्या फर्क पड़ने वाला है। मेनली जो है रिएक्शन जो है अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करती है, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज द ओनली थिंग विच रिएक्शन कैन डू, और तो रिएक्शन कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, तो चेंज को काउंटर एक्ट करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए, इट विल चेंज द डायरेक्शन of the reaction which is taking place or which is going on. Okay, so now we will do one by one effect of concentration change. First of all we will do this, then we will go further. Okay, अब हमें देखना है effect of concentration change. अब हमने क्या किया, when the concentration of any one of the reactant or the product in the reaction at equilibrium is changed, composition of equilibrium mixture changes so as to minimize the effect of concentration change. वो क्या कह रहा है कि अगर सपोज ये हमारी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ठीक है, हमने इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में या तो ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज कर दिया या सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज कर दिया, सो द रिएक्शन विल एडजस्ट इटसेल्फ so as to resist or so as to retain the equilibrium. कैसे रिटेन करेगा हम ये देखते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, हमारे पास एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है हमारे पास, रिएक्शन कर रही है आयोडीन गैस के साथ टू गिव 2 moles ऑफ HI गैस। सो वो कह रहा है कि अगर मैंने मान लिया मैंने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, क्या कर दिया मैंने, हाइड्रोजन को इस रिएक्शन में ऐड कर दिया, और अमाउंट हमने कॉन्सेंट्रेशन जो है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन चल रही है, दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, बट मैंने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी, आई एडेड मोर ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो व्हाट विल हैपन, रिएक्शन प्रोसीड्स इन दैट डायरेक्शन वेयर हाइड्रोजन गैस इज कंज्यूम्ड, क्योंकि रिएक्शन वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि हाइड्रोजन गैस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, अदरवाइज उसका इक्विलिब्रियम बिगड़ता है। तो उस केस में क्या होगा कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर वो जो हाइड्रोजन गैस की कॉन्सेंट्रेशन ने बढ़ाई है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, या हाइड्रोजन गैस क्या हो जाए,
कंज्यूम हो जाए। आई बात समझ में? तो अब इसमें क्या हुआ, हमने हाइड्रोजन गैस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम करनी है, क्योंकि हमने बढ़ा दिया तो रिएक्शन नहीं बर्दाश्त कर पा रही है उसको। तो हम क्या करेंगे, जो रिएक्शन क्या करेगी, हमने तो कुछ नहीं करना, हमने तो हाइड्रोजन गैस उसमें एक्स्ट्रा डाल दी। So what will the reaction will do? Reaction will go in the forward direction, or you can say the reaction will go in that direction in which the hydrogen can be consumed. तो कंज्यूम कैसे होगी, जब वो कैसे जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आगे बात समझ में? अब क्या हुआ, तो इस केस में ये हो गया। तो अगर हमने कोई भी रिएक्शन, एक जनरल अगर हम कॉन्सेप्ट देखें, हमने कोई रिएक्शन कर रहे हैं और उसमें हमने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए, प्रोडक्ट की क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए, तो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड मोर ऑफ द रिएक्टेंट्स। यही करते हैं ना हम रिएक्टेंट और ऐड करते जाते हैं और प्रोडक्ट बनता चला जाता है, यही होता है। तो वो कैसे बनता चला जाता है, कैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी आउट होती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लीच-एटिजे प्रिंसिपल कोई भी रिएक्शन अपने आप में चेंजेस बर्दाश्त नहीं करती है। तो जैसे ही हम रिएक्टेंट डालते जाएंगे, इट विल रेजिस्ट दैट चेंज एंड इट विल try to retain the equilibrium by going in the forward direction in which the reactants can be consumed. Okay? एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा वो कह रहा है कि अगर हमने ये बोल दिया, हमने रिएक्टेंट में कुछ ऐड कर दिया। अब हमारे पास आता है कि अगर हमने कोई भी रिमूव करा प्रोडक्ट, जैसे कि ये हमारे पास रिएक्शन लिखी हुई है, तो इस केस में मैंने डी को रिमूव कर दिया। सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बिकम्स लेस, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी प्रोडक्ट की, क्योंकि हमने रिमूव कर दिया। तो टू अटेन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसको तो रिएक्शन वहीं की वहीं लेके जानी है, वहीं की वहीं रखनी है, वही इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। तो जब हमने इसको निकाल दिया तो अब क्या होगा, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, बट रिएक्शन तो ये नहीं चाहती कि बिल्कुल मेरे में भी कोई चेंज हो। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ से रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी शुरू हो जाएगी, सो दैट जो प्रोडक्ट का हमने चेंज किया है वो वापस उतना ही बनता चला जाए। समझ में आई बात की? तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से हमारे पास इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज में क्या होता है कि हमने अगर कोई भी रिएक्टेंट रिमूव किया, तो रिएक्टेंट हमने ऐड किया, तो क्या होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है ताकि वो रिएक्टेंट जो हमने ऐड किया है वो खत्म हो जाए, कंज्यूम होता चला जाए और इक्विलिब्रियम वापस आ जाए। अगर हमने कोई प्रोडक्ट हमने कम किया है तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, क्योंकि उसको वो वापस प्रोडक्ट बनाना है। अब अगर हम उल्टा सोचे, बैकवर्ड डायरेक्शन अगर हमें कोई रिएक्शन चाहिए, ये तो हो गई जब हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चाहिए। जब हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चाहिए हो, तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, HI की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे। अगर हमने HI की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो व्हाट विल हैपन, ये रेजिस्ट करेगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन को, चेंज को, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज को। तो व्हाट इट विल डू, इट विल गो इन दैट डायरेक्शन इन विच HI गेट्स कंज्यूम्ड, तो इट विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। और दूसरा वही है कि अगर हमने क्या किया, कोई रिएक्टेंट को रिमूव कर दिया, तो रिएक्टेंट हमने खत्म कर दिया, तो रिएक्शन तो चाहती नहीं मेरे में कुछ खत्म हो, तो रिएक्टेंट रिमूव किया है तो डेफिनेटली रिएक्शन विल गो इन अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन सो एज टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स अगेन, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम उसका वापस रीगेन करवा दे। ठीक है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन चेंज। इसके न्यूमेरिकल्स अभी लास्ट में मैं आपको इसमें दूंगी स्लाइड में, यू कैन प्रैक्टिस इट। Okay, so this was the effect of concentration change. Now we will do the effect of pressure change कि pressure change से क्या होता है। Okay, तो next हमारे पास क्या आता है, effect of pressure change। effect of pressure change भी बिल्कुल वही है कि reaction जो है वो resist करती है change का। तो हम अब pressure change को किस तरीके से reaction क्या करेगी, counteract करेगी। In heterogeneous पहली बात एक चीज ये ध्यान देने के लिए है, in heterogeneous equilibrium effect of pressure changes on solids and liquids can be ignored। तो प्रेशर अगर हमने चेंज किया किसी भी रिएक्शन का, किसी भी रिएक्शन कंडीशन में हमने प्रेशर को चेंज कर दिया, तो उसमें जो प्रेशर है वो सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट पे इफेक्ट जो है वो इग्नोर करते हैं हम उसको, बिकॉज देयर कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर हमारी है, सॉलिड कोई हमारे पास रिएक्टेंट है या सॉलिड प्रोडक्ट है, उस पे हम प्रेशर चेंज को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो प्रेशर चेंज किस पे इफेक्ट करेगा, गैसियस कंपोनेंट्स पे ही क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। अब हम क्या करें कि हम जो है प्रेशर जो है दैट इज दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी की जिसको हम हर मोमेंट पे नहीं मेजर कर सकते, या हमारे पास उसको यू कैन से हर जगह पे हम रिएक्शन में देखते हैं कि प्रेशर नहीं है सच मेंशन होता है।
So it is very easy to understand the change in pressure with the help of number of moles. ठीक है, बिकॉज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये सबको पता है. तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ मोल्स के. तो प्रेशर चेंज अगर हम करेंगे तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पे जाएगा. तो अब हम देखते हैं, अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया, if pressure becomes more, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू प्रेशर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू दैट डायरेक्शन वेयर प्रेशर इज लेस. ठीक है, वेयर प्रेशर इज लेस, क्योंकि प्रेशर जो वो बढ़ा रहे हैं हम, तो वो उसको तो एक्सेप्ट नहीं करेगी रिएक्शन. तो कहाँ रिएक्शन जाएगी, जहाँ प्रेशर कम है. अब प्रेशर कम कहाँ पर है, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल जहाँ पर कम है और प्रेशर अगर हमने बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहाँ पर प्रेशर कम होगा, उल्टी तरफ जाएगा वो. तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल जहाँ पर कम होंगे वहां पर रिएक्शन जानी शुरू हो जाएगी. और ये हम पता लगाते हैं किससे, ली चटोरियल प्रिंसिपल. तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, कार्बन हमने लिया इस रिएक्शन की CO2 गैस से, हमें क्या मिली, कार्बन मोनोऑक्साइड. इसको हम इग्नोर करेंगे बिकॉज ये क्या है, हमारे पास सॉलिड है, तो इसके ऊपर प्रेशर चेंज का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. तो अब हम क्या कर रहे हैं, CO2 गैस है, नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं, 1. इसमें कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स, 2. तो नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा है, प्रोडक्ट के ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के कम है. तो इफ प्रेशर इज इंक्रीज एंड द रिएक्शन गोज इन द डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस, यही हम कह रहे हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स लेस कहाँ है, नंबर ऑफ मोल्स लेस है आपका बैकवर्ड रिएक्शन में, मतलब रिएक्टेंट में. तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी. तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन वहां जाने की कोशिश करेगी जहां पर प्रेशर कम होगा, दैट मीन्स जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे. ओके, तो क्योंकि वो रेजिस्ट कर रही है उस चेंज को क्या कर रही है, रेजिस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो वो उसको वापस से रीगेन करने की कोशिश करेगी और वहां जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम. इसी तरीके से अगर जहां पर हमने प्रेशर कम किया अगर, तो वो उस डायरेक्शन में जाएगी जहां प्रेशर बढ़ा हुआ है. ठीक है, तो प्रेशर बढ़ा हुआ मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, तो मतलब क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाएगी. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज. नाउ वी विल कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन. ओके, हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन. तो वो बोल रहा है, इफ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है तो इनर्ट गैस सच एज आर्गन, जो हमने आर्गन अगर डाली, कोई इनर्ट गैस डाली, इट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम. जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है तो डजेंट मैटर अगर हमने उसमें कुछ ऐसा ऐड कर दिया है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस चीज से. ठीक है, तो वो हमारे को क्या बोलती है कि इट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम. इट इज बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से क्या होता है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं उससे ना तो पार्शियल प्रेशर चेंज होता है ना मोलर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है. और अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो आप कुछ अगर ऐड कर भी लेते हो एक्स्ट्रा तो डजंट मैटर. जैसे हमने फ्लेवर्स को ऐड कर दिया, ठीक है, या हमने हमने चेरी लगा दी सपोज केक के ऊपर, तो डजंट मैटर, ऐसा कोई उसके वेट पे फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा कोई उसके, ठीक है, सजावट हो रही है. ठीक है ना. तो इसी तरीके से जब हमने इनर्ट गैस डाली तो इसके इक्विलिब्रियम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा. तो इसीलिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बी केयरफुल, तो इसीलिए इनर्ट गैस के एडिशन से रिएक्शन डज नॉट रेजिस्ट दैट एडिशन. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल कम टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में जाने से पहले वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला हमारे पास कौन सा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था. नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज. तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज में हमें दो चीजें पहले ध्यान रखनी है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. जब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की हम बात करते हैं, तो इफ यू कैन रिकॉल द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास, फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं था हमारा पक्का से, तो अब हम अगर उसको रिकॉल करें तो उसमें हमने दो टाइप की रिएक्शन की थी, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा शेपी. कुछ याद आ रहा है सबको? यस, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा शेपी. तो ऊष्मा शेपी रिएक्शन कौन सी हम कह सकते हैं,
यस, एक्सोथर्मिक। तो ऊष्माक्षेपी जो रिएक्शन होती है वो होती है एक्सोथर्मिक, और ऊष्माशोषी जो होती है वो होती है एंडोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी मतलब हीट क्या होती है, रिलीज होती है, बाहर निकलती है। इसमें क्या होती है, ऊष्माक्षेपी में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर निकलना, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई हीट रिलीज और एक हमारे पास हो गई हीट एब्जॉर्ब। तो हम ये क्यों बात कर रहे हैं इसकी, क्योंकि जब हीट निकलेगी या हीट एब्जॉर्ब होगी तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन के टेम्परेचर पे कोई ना कोई फर्क पड़ेगा ना फर्क। और जैसे ही रिएक्शन के टेम्परेचर पे फर्क पड़ा, वो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ गया, और रिएक्शन का इक्विलिब्रियम तो चेंज हो नहीं सकता, वो तो एकदम स्टिल है। वो कहता है मैं तो नहीं चेंज होऊंगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिएक्शन की डायरेक्शन को चेंज होना पड़ेगा ना। तो यही हम बात कर रहे हैं। तो एक चीज और थी, एक्सोथर्मिक में जो रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है, दैट इज नेगेटिव इन किलोजूल्स पर मोल। और अगर हम डेल्टा एच एंडोथर्मिक की बात करें तो इट इज पॉजिटिव इन किलोजूल्स पर मोल, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक में नेगेटिव होगी, एंडोथर्मिक में पॉजिटिव होगी। तो हमने अगर टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या होगा, टेम्परेचर को घटाया तो क्या होगा, ये अब हमने नेक्स्ट देखना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। तो अब हमारा आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज हमें क्या कहता है, जैसे हमने बाकी चीजें की वैसे ही हमने सेम यहाँ पर करना है कि अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज किया तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां पर वो उसको क्या करे, काउंटर एक्ट करे। तो व्हेन देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ केसी चेंजेस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब टेम्परेचर में हम चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि हमने यहाँ पर केसी देखा था उसकी वैल्यू में क्या होता है, चेंज होता है। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जिसका डेल्टा एच नेगेटिव होता है उसमें केसी की वैल्यू डिक्रीज करती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। सो बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब वो कह रहा है रेजिंग द टेम्परेचर, ऑब्वियसली जब हम रेज कर रहे हैं टेम्परेचर को, शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द डायरेक्शन वेयर टेम्परेचर इज लेस। जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहीं जाएगी, जैसे हमने प्रेशर में देखा था, प्रेशर बढ़ाया वहां जाएगी रिएक्शन जहाँ प्रेशर कम है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, कॉन्सेंट्रेशन वहां जाएगी जी रिएक्शन जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इसी तरीके से सेम यही है कि वह जहां टेम्परेचर कम होगा उस तरफ रिएक्शन प्रोसीड करेगी, जिसको हम बोलते हैं हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगी। अब हमने एग्जांपल लिया, नाइट्रोजन हमने बनाया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की हमने रिएक्शन कराई, अमोनिया। कौन सी रिएक्शन है ये, दिस इज अमोनिया की फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। ये जो रिएक्शन है दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसकी एंथैल्पी जो है वो कितनी है, -92.38 किलोजूल्स पर मोल। तो अगर हमने टेम्परेचर को रेज किया तो रिएक्शन, अब देखो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है तो ऑब्वियस ही बात है बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक। क्योंकि एक तरफ अगर यहाँ पर एनर्जी निकल रही है तो यहाँ एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एक्सोथर्मिक, बैकवर्ड इज एंडोथर्मिक, फॉरवर्ड इज एंडोथर्मिक, बैकवर्ड इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि अगर हमने रेज किया टेम्परेचर तो रिएक्शन विल गो इन द एंडोथर्मिक डायरेक्शन। एंडोथर्मिक मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी तो क्या हो जाएगा, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो बाय दिस वे कि हमें अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करनी है, हमें अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है, वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। जब ये हेबर्स प्रोसेस हम करते हैं, अगर अमोनिया की एकदम से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है कहीं पर तो हम क्या करते हैं, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है हमें, तो क्योंकि क्या होता है बड़े बड़े फ्लास्क होते हैं, फट सकता है, तो हमें अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। सो बाय दिस वे वी कैन कंट्रोल द रिएक्शन ऑल्सो, we can control the concentrations of the reactants and the products also by changing the equilibrium। क्योंकि रिएक्शन उसको फिर क्या करेगी, कोशिश करेगी वापस आने के लिए, तो अपने आप में अंदर कोई ना कोई वो चेंज लेके आएगी जिससे कि कॉन्सेंट्रेशन या तो रिएक्टेंट की चेंज होगी या प्रोडक्ट की चेंज होगी।
मतलब वो या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी। तो इसमें भी यही होगा कि अगर हमने टेम्परेचर को रेज किया तो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। सो बाय दिस वे वी कैन चेंज द कॉन्सेंट्रेशन, वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट विच वी वांट इन द रिएक्शन। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने कंसंट्रेशन चेंज वाला किया था फर्स्ट में, उसमें मेरे को ध्यान नहीं रहा थोड़ा सा बताना कि अगर कोई भी प्रोडक्ट उसके अंदर गैस होता है तो वो बाहर निकल जाता है, तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की क्या हो गई, कम हो गई, तो रिएक्शन कहाँ जाना शुरू कर देगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑल्सो। सो अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू एक्सपेरिमेंट्स, इसके हम कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग द कलर चेंज। इसकी एक आध रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंट हम लैब में करते भी हैं और हमें दे भी रखी होती है। आयरन और थायोसाइनेट आयंस के साथ हम रिएक्शन करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं उनकी, तो कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से टेम्परेचर के लिए भी वी हैव वन और टू एक्सपेरिमेंट्स बाय विच वी कैन सी कि हाउ द रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन चेंजेस बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ओके, तो इफ टेम्परेचर अगर हमने चेंज किया और टेम्परेचर हमने कम कर दिया तो क्या होगा, वो एक्सोथर्मिक की तरफ जाना शुरू कर देगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही स्टार्ट हो जाएगा। और अगर यही हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। अंडरस्टूड? So this is about the effect of temperature change. Now the last is in the Reich-Atelier principle is effect of catalyst. Catalyst, everybody knows what is catalyst. Yes, catalyst is a substance which we add in the reaction to increase the rate of the reaction by decreasing the activation energy. Activation energy हमारी वो होती है जो एनर्जी मिनिमम किसी भी रिएक्शन को चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, तो जब ये एनर्जी सपोज उसको चाहिए 100 किलो जूल्स और हमने कोई कैटलिस्ट डाल दिया, तो ये जो प्रोडक्ट बनना था 100 किलो जूल एनर्जी से, हमने उसमें कोई कैटलिस्ट डाल दिया तो वो किसमें बन जाएगा, 550 किलो जूल में ही बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट द कैटलिस्ट वर्क्स, इट लोअर्स डाउन द एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, हमारी रिएक्शन इजीली हो जाती है। जैसे हमने आग जलाई है, आग हमने जलाई, माचिस की तीली से हम आग जलाते जा रहे हैं, हमने क्या डाल दिया, कपूर डाल दिया उसके अंदर या थोड़ा सा घी डाल दिया, तो बोलते हैं ना मुहावरा भी, आग में घी डाल दिया, तो आग में घी डालने से आग भड़कती है। तो घी क्या काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। जो आग जो है आधे घंटे में लगनी थी, घी डालते ही, कपूर डालते ही, नेपकिन की गोलियां टाइप डालते ही वो आग जल्दी पकड़ने लगती है। तो दिस इज व्हाट कैटलिस्ट। तो अब वो कह रहा है कि इफ देयर इज एनी चेंज इन द रिएक्शन डायरेक्शन व्हेन वी ऐड द कैटलिस्ट, कोई इक्विलिब्रियम में चेंज होता है क्या, लेट अस सी व्हाट विल हैपन व्हेन वी ऐड द कैटलिस्ट। ओके, नाउ द लास्ट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, अभी मैंने आपको बताया है कि कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करता है फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बाय एग्जैक्टली सेम अमाउंट। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की कम करेगा उतनी ही वो बैकवर्ड रिएक्शन की भी कम करता है। सो कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द चेंज इन द इक्विलिब्रियम, कोई इक्विलिब्रियम को कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, एज इट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो कैटलिस्ट और इनर्ट गैस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम। ओके, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। गेपर्स प्रोसेस हमने लिया, अमोनिया हमने बनाई, तो इसमें आयरन हम ऐड करते हैं कैटलिस्ट, और अगर हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO3 गैस जो बनाते हैं, SO2 और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसमें हम क्या करते हैं, V2O5 ऐड करते हैं। इससे हमारी इक्विलिब्रियम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। So this is all about the Reich-Atelier principle, which tells us about the reaction, equilibrium of the reaction, how it changes the direction when we add something or when we remove something, that is when we change the concentration, pressure, inert gas, temperature and the catalyst. Very important. And temperature और pressure का तो बहुत questions आपके आते हैं. So we will see 1-2 questions in the worksheet which is given in the slides. So that's all about today's this lecture, and in the next class we will start with the acid base concept. Thank you so much.